हेलो 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 हेलो। सभी साथियों से निवेदन है, कृपया करके वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हेलो हेलो हेलो। सभी साथियों से निवेदन है कि वो बाबा साहब की जो प्रतिमा, जो तस्वीर है, उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उन पर माल्यार्पण करेंगे। और अरे गाना चल बजा ना। जो मंदिर के पास में खड़े हुए हैं वो भी कृपया करके मंच के सामने आके बैठ जाए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 भीम। धन्यवाद कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप यहाँ पर पधारे। क्योंकि आज जो ग्रामवासी हैं उनको ये भी पता नहीं होगा कि ये जो तस्वीर रखी हुई है ये कौन है, पर फिर भी आप हमारी विनती पर यहाँ पधारे। बाहर से अतिथि भी आने वाले थे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है लोगों को, कोई कराड़ी बांध रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो नहीं आ सके। फिर भी हम सबने एक कार्यक्रम किया है, तो हम तो यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि हम हैं तो आप सभी हैं। हम सब जो कार्यक्रम करेंगे अपनी कोशिश है कि अच्छा करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे बताने का। इस कार्यक्रम की जो बजट की रूपरेखा थी वो लगभग 1 महीने से शुरू थी। लगभग किसी को कानो खबर भी नहीं होगी इनके पैसे कब इकट्ठे किए गए, कब क्या हुआ। लेकिन फिर भी जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सहयोग करना वो होता है कि भगत सिंह का नाम सुना है आपने? भगत सिंह का, भगत सिंह वो थे जो मात्र 22-23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे, क्योंकि वो देशभक्त थे। अंग्रेजों ने उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। यही दिशा अपने जो समाज की है, लोग चाहते तो हैं कि अपने समाज में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, क्योंकि हमने बेटे को कोई मारना थोड़ी चाहेगा। वही कार्यक्रम की रूपरेखा है कि करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं होना चाहता। खाए के भला चाहिए, तो सभी इससे जो अपनी जो सोच है उसको परिवर्तन करें। जो एक कार्यक्रम है इनके जो इनके बारे में आज आपको बताया जाएगा, क्या है, कौन है। आधो जो बच्चे पढ़े हुए हैं स्कूलों में उनको तो इनके बारे में पता है ही सही, फिर भी हम सबका दायित्व बनता है कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनको भी, जो यहाँ जो उनकी तस्वीर रखी हुई है उनके बारे में एक बार बता दिया जाए। शुरू करते हैं हम। साथियों, मेरे समाजगण, आशा करता हूं कि आप सभी इनके बारे में अच्छे से सुनेंगे। जो ये तस्वीर रखी हुई है, तो दोस्तों ये सन 1891 की बात है, यानी कि आज के दिन 14 अप्रैल सन 1891 को जो आपके पास में जो मध्य प्रदेश पड़ता है, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी का नाम सुना होगा, वहां पर इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को, यानी कि आज ही के दिन। मैं पुनः जो हमारे जो लोग खड़े हुए समाज के उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो कृपया करके आगे आ जाए, आराम से बैठ जाए। तो दोस्तों, एक बहुत ही साधारण परिवार में इनका जन्म होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इनके पिताजी उस समय जब हमने अपने देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो अंग्रेजों की जो सिपाही होती थी, सूबेदार, उसपे सेना में तैनात थे, वो सेना में तैनात थे। लेकिन उनकी जो
रसद थी, फीस वो बहुत ही कम थी, मतलब उनको रुपया पैसा बहुत ही कम आता था। बाबा साहब का जन्म होते ही जब मात्र बाबा साहब 5 वर्ष के थे, ये जो तस्वीर लगी हुई है, इनके 5 वर्ष के होने पर ही इनकी माता का भीमाबाई का देहांत हो गया था, यानी कि इनकी माता गुजर चुकी थी जब बाबा साहब 5 वर्ष के थे। उसके बाद इनके पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है बाबा साहब का। उसके बाद इनकी जो तनख्वाह है वो कम हो जाती है, और जब बाबा साहब 5 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके पिताजी का दायित्व बनता है कि उनको अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, तो वो निकल जाते हैं स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए। इनकी जाति के बारे में बता दूं, ऐसे जाति कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती। इनकी जाति थी महार जाति, जो कि छुआछूत के मायने में रखा जाता है, जिसको छुआछूत के जैसे आप सभी परिचित हैं, वो छुआछूत किसे कहते हैं, अनटचेबिलिटी। आज सभी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, छुआछूत को संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषेध प्रावधान किया गया है। यदि आपके साथ कोई किसी प्रकार का छुआछूत करता है, आपके जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर, तो वो कानूनी अपराध है, उसको कानून सजा देगा। ये सब प्रावधान किस वजह से हुए वो आपको आगे बताया जाएगा। जब बाबा साहब को कक्षा से बाहर बैठकर और बच्चों से बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक, उसके बाद दूसरी शर्त रखी गई कि बाबा साहब को पानी भी खुद ना पीकर जो उच्च कास्ट के व्यक्ति थे, उच्च जाति के, वो दूर से उनको पानी पिलाएंगे, ये शर्त रखी गई। तो तब जाकर बाबा साहब को स्कूल में प्रवेश दिया गया। जब बाबा साहब कक्षा में बाहर पढ़ते थे, उनको संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक था। संस्कृत ना पढ़ाई जाती थी क्योंकि वो नीचे जात से आते थे। उसके बाद में बाबा साहब को दूर से सुनाई नहीं देता था। उनके टीचर्स कहते थे जितना सुन रहे हैं उतने में काम चलाओ, कौन सा पढ़ लेकर बड़े बन जाओगे, बैरिस्टर बन जाओगे, वकील बन जाओगे। जब वो पानी पीते थे तो वो जो उच्च वर्ग होता था वो दूर से पानी पिलाया करता था उनको। बहुत संघर्षों के बाद बाबा साहब ने 10वीं पास की। 10वीं पास करने बाद 1919 का तकरीबन, उस समय 10वीं पास करना वो भी एक छोटे कास्ट के व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल था। उसके बाद उन्होंने उनकी 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। जब 16 साल की मात्र आयु थी उनकी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। SC ST की अभी भी देख लेते हैं अपन, SC ST जो OBC वर्ग में है, उनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में भी फिलहाल पिछले जो वर्षों से तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतना सुधार नहीं हुआ है। आर्थिक रूप से आज भी अपन इतनी कमजोरी। बाबा साहब को विदेश में पढ़ने की इच्छा थी कि वो आगे बढ़े, आगे पढ़े, तो उन्होंने अमेरिका में एडमिशन लिया। अमेरिका में एडमिशन लेने के बाद MSc की डिग्री की, PhD की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद लंदन गए। उस समय में, इस समय में जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तो वो एक बार अपनी बहन से मिलने गए थे। तो क्या हुआ, तांगा वाला होता है एक तांगा वाला, तो उसमें बैठकर जब जाने लगे तो तांगे वाले को उनको जाति का पता चला, तो धक्के मारकर उनको तांगे से नीचे गिरा दिया कि तू तो छोटी जात का है, तांगे पे कैसे बैठ सकता है। गिड़गिड़ाए, रुपया पैसा ज्यादा देने पर भी तांगे वाला राजी हो गया उनको ले जाने के लिए, लेकिन इस शर्त पे राजी हुआ कि मैं नीचे चलूंगा और तांगा भी तू ही चलाएगा। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे। एक बात की बात है, जब बाबा साहब बारिश हो रही थी तो ऐसे छतों के नीचे खड़े हुए थे वो, तो वह जब खड़े हुए थे तो जो उधर जो उच्च कास्ट के व्यक्ति हैं उनको पता चला उनकी जाति के बारे में, तो उन्होंने धक्के मारकर उनको नीचे गिरा दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो इनको जीवन को छूती हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद भी इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष की राह नहीं छोड़ी। उसके बाद में जब देश आजाद हुआ, यानी कि अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले गए, सभा बनाई है, उसमें कानून बनाई है आपने लोगों को शामिल करके। प्रॉब्लम यह थी कि जो उस समय इतना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था इनके अलावा, क्योंकि जो विदेश के जो
संविधान थे वो इंग्लिश में लिखे हुए थे। इनको छोटी कास्ट के तहत बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई संविधान सभा से, लेकिन इनकी जो बुद्धिमत्ता थी, इनकी एजुकेशन थी, इनकी शिक्षा की वजह से इनको बाहर नहीं निकाल सके। क्योंकि कुछ भी कहो कि बंदे में दम तो है, अगर ये नहीं होगा तो फिर संविधान कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनाएंगे संविधान को। तो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है। ड्राफ्टिंग कमेटी होती है जैसे कोई किताब लिखते हैं तो उसका कच्चा मसौदा विधायक, एमएलए, सरपंच, जितने भी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर से लेकर एक छोटे से छोटा कर्मचारी किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से उसकी भूमिका रहेगी, ये सभी जितने भी कानून थे, जितने भी नियम थे, वे सभी उस संविधान सभा में बैठकर बाबा साहब ने इनको संविधान में लिखा। इतना अच्छा संविधान बनकर अपन को दिया बाबा साहब ने। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वो गुजरी हुई थी, वो पीड़ा इन्होंने सही थी बचपन से। तो आपको इन्होंने 3 नारे दिए थे, वो बता देता हूँ कि शिक्षित बनो। आज ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी, आज मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर बैठे हो, जो अपने भाई हैं यहाँ पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनको बाबा साहब के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है, तभी बैठे हैं। एक कार्यक्रम क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ मालूम है। और वो मालूम किस वजह से हुआ? क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की। पहला नारा था उनका शिक्षित बनो, मतलब पढ़ाई। अपने पास यही सबसे बड़ा हथियार है, एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि 2 रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ा टूल है। अगर आज अपन शिक्षित नहीं होते तो शायद इनके बारे में जानते भी नहीं, ये कार्यक्रम होता भी नहीं। ये कौन है क्या पता चलता अपन को? इनके बारे में पढ़ा तभी तो पता चला। उसके बाद है इनके दूसरा नारा है संगठित रहो। संगठित का मतलब होता है एक साथ संगठित, समाज को एकता के सूत्र में बांधना। संगठित जैसे अपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जो लाठी का बार होता है उसको नहीं तोड़ती। तो वही इन्होंने सभी समाज के लोगों से कहा कि संगठित होइए। अपने जो जितने भी समाज के लोग हैं उनको एक साथ संगठित कीजिए, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। उसके बाद है संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब होता है कि जितनी भी समस्या है, इनसे ज्यादा समस्या अपने जीवन में क्या आएगी, इनसे ज्यादा तो पीड़ा अपने जीवन में क्या रहेगी। जब ये 5 वर्ष के तब इनके माता का देहांत हो गया था। इतनी मुश्किल आर्थिक स्थिति के कारण इन्होंने पढ़ाई की और 16 डिग्रियां, कितनी 16, अपन बीए करते हैं कॉलेज में, इसमें घबरा जाते हैं। 16 डिग्रियां इन्होंने उस समय प्राप्त की थी। बाबा साहब ने उस समय, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, इतने पढ़े लिखे थे। लेकिन ये जो संविधान बनाया, और आप सभी को बता दें कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनको पढ़ाई में आरक्षण की व्यवस्था होती है। वही बात है, जिनको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण के विरोधी नहीं है, और जिनको आरक्षण नहीं मिलता है वो आरक्षण के विरोधी है। देखिए, आरक्षण एक अच्छी व्यवस्था है जिसके वजह से जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के बलबूते से खड़ा कर दिया जाए। उनको अच्छा, उन पर जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें बराबर का अधिकार हो। तो आरक्षण अच्छी व्यवस्था है, इसका आप सभी को लाभ मिले। क्योंकि आज भी SC ST OBC वर्ग के जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, सारी तरीके से देख लीजिए, आज भी वो लोग पिछड़े हुए हैं। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी बाबा साहब ने। और ये सब व्यवस्था करने के बाद भी सबसे जो बढ़िया व्यवस्था इन्होंने की थी वो की थी भारत की महिलाओं के लिए। आपको बता दे कि हमने किताबों में पढ़ा है कि पहले जो महिलाएं होती थी उनको जो कपड़े पहनने का, जो गोडे से ऊपर का ही कपड़े पहनती थी, मतलब नीचे तक ना ढक सकती थी, वो ये अधिकार था। ये भी बाबा साहब ने दिलाया उनको पूरा कपड़ा पहनने का। उसके बाद भारत की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलवाया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलवाया। और सभी को समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आज सभी प्रकार की शिक्षा का अधिकार, ये सभी अधिकार सभी के लिए हैं, ना कि किसी जाति वर्ग के लिए। लेकिन फिर भी पता नहीं इनको क्यों जाति वर्ग के नेता के तौर पर सभी को देखा जाता है, जबकि ये जो बाबा साहब है
वो सभी लोगों के लिए है, सभी जाति वर्गों के लिए है, क्योंकि जो इन्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन्होंने जो बातें कही थी, जो इन्होंने अधिकार दिए थे, वो सभी के लिए है। तो आई होप आपको मैंने जितनी हो सका, जितनी मेरी अंदर जो मैंने इनके बारे में पढ़ा था, जितनी मेरी नॉलेज थी, मैंने बताने का आपको प्रयास किया। फिर भी हमने पाए उनमें से बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी होंगे जो इनके बारे में बोलना चाहते हैं, इनके बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं। उनका स्वागत है, वो आए और बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाले, दो शब्द कहे, समाज को नई दिशा देने के लिए अच्छे बातें बताए। आपका स्वागत है। आज हम सभी यहाँ बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सब सम्मिलित हुए। आप सभी यहाँ पधारे, पूरे समिति को अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी इस कार्यक्रम समिति को, जिसने पिछली बार से बेहतर अच्छा प्रोग्राम रखा, सभी ने सहयोग किया। बाबा साहब को लोग दलित नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने न कि दलितों के लिए काम किया, बल्कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जो कि न भारत में, फिर भी भारत के दस्तावेजों में केवल उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है, लेकिन मेरी नज़र में बाबा साहब भारत नहीं बल्कि विश्व रत्न थे। तो हमारे प्रिय साथी विशाल जी ने इनके जीवन के बारे में, इनके शिक्षाओं, उनके जीवन में कितना संघर्ष था उसके बारे में आप सब को बता दिया है। इतनी बात अगर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। हेलो। तो मेरा जय भीम। मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सेने का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत। कोई आदरणीय व्यक्ति है तो उनके सामने नजरें झुका दो, या कुछ कैसी बात हो गई तो ऊपर सिर क्यों झुकाते हो? सिर नहीं झुकाना अपना। आदरणीय गुरुजी जिन्होंने हेलो, तो छोटे बच्चे कितनी स्पीच बोलेंगे? कौन कौन बोलेगा? हाथ ऊपर खड़ा कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। दिन में तो बोल रहे थे सभी हम बोलेंगे बोलेंगे, अब क्या हो गया? वो जितेश, रितेश, राहुल कहाँ हैं सभी? हेलो 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 परम सम्मान्य मेरे छोटे भाई विशाल जी और सभी इसी कार्यक्रम को जो भव्यता प्रदान करने वाले सभी अम्बेडकर अनुयायी, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अभी हमारे जो बाबा साहब हैं उनके कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। ऐसा कार्यक्रम आगे भी होता रहे, इसके लिए मैं जितना हो सकेगा अपने द्वारा सहयोग करने की आशा करता हूँ। जैसा कि मैं अभी कागड़ा से आ रहा था, विशाल भाई ने थोड़ी देर पहले बताया था मेरे को कि आप आओ, कार्यक्रम चालू हो रहा है।
लेकिन मैं बहुत ही तेज़ी से वहाँ से आया और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। सबसे बड़ी बात तो है, मैंने इस कार्यक्रम को 15-20 मिनट तक सुना। विशाल भाई ने, जो हमारी जाति समाज का एक नवयुग है, ये बहुत ही होनहार है, प्रतिभाशाली है। इसके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो सराहनीय है और उन पर हमें अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नवयुग समाज को जो दिशा देने वाले होते हैं बहुत कम मिलते हैं। अभी मैं जब घर हो के आया तो मैंने वहाँ से डायरेक्ट सीधा यहाँ प्रोग्राम में संबोधन के लिए आया। अब जैसा विशाल भाई ने बताया, सभी बातें बता दी गई। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो अधिकारों से सदियों से वंचित थे। अधिकार क्या होते हैं? जैसे बिना जीव के शरीर, उसको मर्त मान लिया जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई कीमत नहीं होती है। वैसे ही हमारा जो समाज है, बहुत सारी जातियाँ हैं जो अभी तक अधिकारों से वंचित थी, जिनके पास कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, सिर्फ वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जो मानव समाज के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो इनको नहीं थे। जब देश आज़ाद हुआ तो हमें संविधान के द्वारा वो सभी अधिकार दिए गए जो आज हम उनका उपयोग कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं अधिकारों के द्वारा हमें उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे प्रतिभाशाली लोग और भी हो, ताकि बाबा साहब के विचारों को आगे से आगे फैला सके। ताकि हमारी एक बात और बताई थी विशाल भाई ने, मैं जब नहर पे आ रहा था, कि महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। वास्तव में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, घर का सारा काम करती हैं, परिवार को चलाती हैं, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को कोई किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे शिक्षा का हो, सभी प्रकार के अधिकार संविधान के द्वारा बाबा साहब ने महिलाओं को दिया। नहीं तो जब आज़ाद भारत नहीं था, महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ घर चलाने तक ही व्यस्त थी। लेकिन संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए, संविधान बाबा साहब की देन है। इसलिए हमारा सभी महिलाओं से निवेदन है कि वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का की कृपाई माने, ताकि मूर्ति निर्माण हो सके अगले साल, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियाँ, छोटे बच्चे उनका अनुसरण कर सके। अब मैं इतना ही कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों। सबसे पहले तो अक्षय खांचे हम लोग धीरे धीरे जागरूकता की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे। लेकिन परिस्थितियाँ बड़ी विकट है और अवरोध अभी भी उतने हैं जितने बाबा साहब के समय थे। वो समय थोड़ा अलग था क्योंकि संसाधनों का अभाव था बहुत ज़्यादा। आज हमारे पास कुछ संसाधन है और बाबा साहब कुछ देन है। दोस्तों, वो समय कैसा रहा होगा कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े लोगों का विरोध, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी का मुझे वोट बयान है, बुद्धिजीवी जानते होंगे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पिछड़ों को अधिकार नहीं।
फिर भी बाबा साहब लड़े, आगे बढ़े, हिम्मत दिखाई और अपनी बुद्धि, चातुर्य और कौशलता से आज हमें वो सब कुछ दिया, इसका उपयोग बहुत हम लोग कर रहे हैं और समाज में एक आज़ादी और बहुत कुछ चीज़ों के साथ जी रहे हैं। लेकिन साथ ही वो बहुत दुख का विषय हो जाता है, कहने में थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि कहीं ना कहीं हम खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं या अभी संख्या देख के थोड़ा अचरज हुआ। आज यहाँ कोई बोझ होता ना दोस्तों तो शायद यहाँ लोग संख्या दूसरी होती है। हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है, दुख का विषय है। मैं मैनेजमेंट से कहना चाहूँगा कि थोड़ी अवेयरनेस को बढ़वाएं और कोई दिक्कत नहीं होती अपन पर्सनली अगर किसी को इन्वाइट करें कहें, क्योंकि समाज तो सदियों से सोया हुआ है। तो जो आगे बढ़ गया वो भी हमको अलग समझने लग गया, जो पीछे रह गया वो खुद को अलग समझने लग गया। तो ये कहीं कैसे पार्टी जाए? इसका यही है कि जो कहीं ना कहीं हम भी बाबा साहब के रंगे तो ही सही ना। आज कोई बंदा नौकरी में या कोई अलग जगह पे तो सब हम सब बाबा साहब के रंगे में कहीं ना कहीं उनका ये दायित्व हो जाता है कि क्योंकि खुद बाबा साहब के अंतिम शब्द थे कि मैं इस कार्यों को यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अगर इसे आगे न बढ़ा सको तो कम से कम पीछे मत लेके जाना। तो उन चीज़ों को समझो। बहुत अच्छी बात है जन्म जयंती मनाना, इकट्ठे होना, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उनके कहे हुए विचारों को, उनके शब्दों को, उनकी इच्छाओं को कहना नहीं पूरा कर पा रहे हैं? हमारे दायित्व क्या है और हम कर क्या रहे हैं? ये बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत ही डीपली विषय है। इस पर सोचना होगा, समझना होगा। जो बुद्धिजीवी है हमारे समाज के, तो उन्हें इस पर पुनर्विचार करना होगा। किस तरह समाज को संगठित रखा जाए, किस तरह समाज को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह समाज की समस्याओं को खत्म किया जाए। मैं राजेश जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वो एक्टिव हैं इन चीज़ों में, समय समय पर हमारी वार्तालाप होती रहती है इन बातों में। और समाज के गौरव नवयुवक विशाल जी को मैं स्पेशली करना चाहूँगा कि वो ऐसे ही इस कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। समाज आपका भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात हो जाती है दोस्तों की समाज हमारा सोया हुआ है, इसे जगाने की आवश्यकता। और जिसने जिम्मेदारी उठाई, बाबा साहब के त्याग के बारे में सब जो जिन्होंने पढ़ा है उनको जानते हैं। छोटी सी एक घटनाएं में अगर उनसे कहता है कि भीमराव तेरे बच्चे की डेथ हो गई है, तुझे चलना होगा। गोल में बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था, वहाँ पर उन्हें दबे बुदले शोषितों की आवाज रखनी थी महारानी एलिजाबेथ के सामने। बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, आज अगर मैं वापस चला गया तो मेरे लाखों भाइयों की आवाज में कोई उठा नहीं पाएगा और ये वहीं के वहीं रहेंगे, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं गोल में सम्मेलन अटेंड करूंगा। बाबा साहब अपने बच्चे का लगन लगाने वापस नहीं गए। आप सोच सकते हो कितनी विकट परिस्थितियां रही होगी, फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इससे कहीं बड़ी बड़ी, यहाँ तक कि बाबा साहब कई दिनों तक भूखे रहकर भी उन्होंने इस जंग को लड़ा है। इतने तिरस्कार सहे हैं कि आप तो शायद सोच कर ही घबरा जाओ। जैसा कि विशाल भाई ने भी बताया था, सच में उन्हें तांगे से उतार दिया गया था और वो अपना बैग लेकर खुद ट्रेवल करके अपने गंतव्य तक पहुंचे थे। ऐसी स्थितियाँ आज हमारे सामने नहीं है, हमें बाबा साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए शायद बहुत कम है, उनका ज्ञान विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है।
और मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि जन्म जयंती मनाना बहुत ही अच्छा विषय है, समाज में संगठन बढ़ता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हो सके कि हम उनके विचारों को रखें, उस पर संगोष्ठी करें, चर्चा करें, बातें करें, समाज को कैसे आगे ले जाया जाए इस बारे में थोड़ा सजग हों। आज यहाँ इकट्ठे हुए कल भूल जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये वापस वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक दिन मैंने गुरु जी से चर्चा की होगी, शायद इन्हें ध्यान हो। गुरु जी हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ रहे हैं प्रतिशत बहुत ज्यादा है, चर्चा का विषय है। गुरु जी को शायद समय का अभाव रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं दोस्तों जिन पे चर्चा होनी चाहिए वास्तव में, क्योंकि पुनः बात हो जाती है कि जो शिक्षित बन गए तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और निभानी पड़ेगी, अन्यथा समाज धीरे धीरे वापस वहीं पे आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि समय बहुत विकट है। आज हमारे लोग अगर कोई स्टेप उठाते हैं, मनोवादी लोग उसका विरोध करते हैं। ताजा घटनाक्रम आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, जितेंद्र भाई मेघवाल का। उसके बावजूद मनोवादियों ने वहाँ सभा की, एसटी मुर्दाबाद के नारे लगाए, अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो आप ये न समझे कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। दोस्तों का त्रावीर बना हुआ है, इसलिए उन्हें विचार की आवश्यकता है। जितना हो सके समाज में एकता को बढ़ाएं। और जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने बताया कि एक रोटी खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ क्यों? बाबा साहब संविधान लिख पाए क्यों? इतना कुछ कर पाए हमारे लिए, हमें आरक्षण दिया, जो कुछ भी दिया, बहुत कुछ दिया, कहा नहीं जा सकता। किस वजह से? क्योंकि उनके पास शिक्षा थी, उनके पास ज्ञान था, नॉलेज थी। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। क्यों? उनकी 36 डिग्रियाँ थी, पॉसिबल नहीं है। उन अभावों के दौर में भी जो उन्होंने पॉसिबल किया, मैं मानता हूँ आज भी कोई कर नहीं सकता। बराक ओबामा जब एक बार अमेरिका में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कैम्ब्रिज में जो भी उनका कॉलेज रहा होगा, बाबा साहब से विद्वान विद्यार्थी आज तक नहीं आया और आने की संभावना भी नहीं है। तो ऐसा गौरव थे बाबा साहब। लेकिन चूंकि कुछ लोगों को चिढ़ है, वो उनका विषय है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारे आरक्षण के लिए, हमारी स्थितियों के लिए। उसकी परवाह किए बिना हमें अपने राह पर बढ़ते जाना है और इस कारवां को बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे लेके जाना। बहुत ही दुख का विषय दोस्तों, समाज के सामने चुनौतियां बहुत है। आर्थिक असमानता है, अशिक्षा है, पिछड़ापन है। कहीं ना कहीं हम जो थोड़ा बढ़ चुके हैं आगे, हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। मैं गुरु जी से पुनः निवेदन करूंगा कि जो समाज में बच्चे जो पढ़े बार बार जो बीच में डिस्क्लोज हो जाते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, इनसे वार्ता की जाए और इनको पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और इससे सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा साहब। तो समाज के सामने यही एक बड़ा हथियार है। संगठित होना वो भी एक बड़ा विषय है और संघर्ष करना। संघर्ष का जज्बा कब आएगा? जब हमारी संख्या बल हमारे साथ होगा। आज हम पाली की जंग क्यों जीत पाए? क्योंकि संख्या बल था, सरकार पे दबाव था, उन्हें माननी पड़ी। इससे शर्मिंदगी बराबरी से क्या हो सकता है कि हमारे एक भाई को मारा गया और उसके विरोध में रैलियां की गई, स्टेट मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और कई सारे विषय। तो मैं पुनः कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बोलने का यहाँ मौका दिया। हालांकि मेरा ही कार्यक्रम है, मेरा ही समाज है, लेकिन ये इन चीजों से मैं थोड़ा ऊपर जाना होगा तो ही कुछ बात कर पाएगी दोस्त। ठीक है ना? चलो वहाँ पे प्रोग्राम है, वहाँ पे चलना है, कुछ काम है,
नहीं जा पाओगे, क्योंकि आर्थिक कहा है ना चाणक्य ने कि गरीबी सबसे बड़ा अभिश्राप है, और ये गरीबी हमारे समाज में छाई हुई है पूरी तरह से। आज कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला, गुजरों के महान नेता, उन्होंने समाज को एक नारा दिया। नारे सब देते हैं अपने समाज को, उन्होंने नारा पता है क्या दिया? स्वस्थ रहो, कर्ज मुक्त रहो। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कर्ज मुक्त होना भी एक तरह का बहुत ही अलग विषय हो जाता है, क्योंकि आर्थिक असमानता वास्तव में बड़ा विषय है और इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज आरक्षण पे कुछ बात होती है, हम लोग उग्र हो जाते हैं। क्यों? आज आप आपकी स्थितियां देखिए, परिस्थितियां देखिए। बाबा साहब ने आरक्षण तुम्हें कितने सालों के लिए दिया, तुम्हें पता होना चाहिए। पता है सभी को? नहीं पता है? कोई बता सकता है कितने समय के लिए दिया था? विशाल जी पता है आपको? आरक्षण कितने साल के लिए दिया गया? 20 साल। कितना समय हो गया अभी? बहुत ज्यादा हो गया। क्या परिवर्तन है? सोचने का विषय दोस्तों। अगर सोचो समाज को अपने मतलब कि गवर्नमेंट्स को अपने वोट बैंक की नहीं पड़ी होती, आरक्षण तुम्हारा नहीं बढ़ाया जाता, आज कहाँ होते? हो सकता है गुरु जी को थोड़ा लगे, हो सकता है पढ़ने की तुम्हें सुविधाएं हैं, जो तुम्हारे अनुकूल वातावरण है, ऐसा पहले नहीं था। पूर्वता विशाल जी ने बताया, बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़ा करते थे। क्या आज आप पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। फिर क्या दिक्कत है? क्यों अपने जीवन को नरक बनाना चाह रहे हो? क्या पाओगे पढ़ाई खोकर? कुछ पालोगे क्या? अरे पढ़ाई से अच्छा विषय क्या हो सकता है? जिसको शेरनी का दूध कहा बाबा साहब ने, उसको तुम छोड़ के जा रहे हो। बहुत दुख का विषय। इस पर पुनः विचार करें बुद्धिजीवी लोग। लेकिन क्या हमको दोषी नहीं है? क्या आज हम किसी बेरवा को, किसी हरिजन भंगी चमार को अपनी बेटी देना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमसे नीचा है। किसने सिखाया? अपने ही लोगों ने सिखाया। जबकि ऐसा हो सकता है क्या कि एक जैसा मनुष्य अपन से नीचा हो जाए या दूसरा ऊंचा हो जाए? तुम्हें कितना दुख होता है जब तुम्हें अलग बिठाया जाता है, तुम्हें मंदिरों पे नहीं चढ़ने दिया जाता, तुम्हें पानी नहीं पड़ने दिया जाता। दुख होता है ना? क्यों नहीं उन लोगों को अपना लेते तुम लोग? अरे वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि जहर डीएनए में है, रक्त में है, इसको मिटा पाना, इसके लिए बहुत बड़े विचार की, बहुत बड़े आंदोलन की, बहुत बड़ी सोच की आवश्यकता है। आज मैंने कुछ लोगों को पर्सनली कांटेक्ट किए थे, हालांकि मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। मुझे खुद को तो निमंत्रण था, अदरवाइज ये सूचना मुझे नहीं थी कि अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया या नहीं। क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ मैनेजमेंट से। इन लोगों को तुम्हें साथ लेना होगा, हमारी मजबूरी है भाई, और समझ जाओ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है समसामयिक विषयों में। कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी भीम जो आपकी चल रही है, भीम आर्मी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ स्वर्ण आर्मी स्थापना हो चुकी है। सर्वेश पांडे जो बहुत ही जहरीला बोलता है, उसको कभी सुबह भीम ने हाँ, मेरे बाबा साहब ने हाँ, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है मेरे बाबा भीम ने हाँ, मेरे बाबा साहब ने हाँ, वो ईश्वर कदे भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। जब मंदिर हम जाते थे हमें न घुसने दिया जाता था, जब मंदिर हम जाते थे हमें न घुसने दिया जाता था, खे करके नीच अछूत हमारा अपमान किया जाता था, के करके नीच अछूत हमारा अपमान किया जाता था।
समता का हक देकर, समता का हक देकर दिया उपकार है जी, दिया उपकार है। वो ईश्वर कदे भी दे ना सकेगा जो दे दिया है मेरे बाबा भीम ने, हाँ मेरे बाबा साहब ने, हाँ वो ईश्वर कदे भी दे ना सकेगा। जब पढ़ने हम जाते थे हमें न पढ़ने दिया जाता था, जब पढ़ने हम जाते थे हमें न पढ़ने दिया जाता था। के करके नीच अछूत हमारा अपमान किया जाता था, के करके नीच अछूत हमारा अपमान किया जाता था। शिक्षा का हक देकर, शिक्षा का हक देकर दिया सम्मान है जी, दिया सम्मान है। वो बोला कदे भी दे ना सकेगा जो दे दिया है मेरे बाबा भीम ने, हाँ मेरे बाबा साहब। पुनः सुनाना चाहता हूँ कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का बरो की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। अब जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी, सभी कार्यकर्ता अपने काम में लगे हुए हैं। आपको जल्दी जो भी सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाएगी। हेलो, ये जो समाज में जो लोग हैं कम से कम वो उनके बारे में जान सके। क्योंकि पहले इनको जानेंगे फिर उनके विचारों को जानेंगे। नहीं तो इन्होंने भी खुद कहा है बाबा साहब ने कि मेरे नाम का जय जयकारा करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पर चले। क्योंकि जो इन्होंने जो बात बताई थी उनके आधार पर, जो उनके अनमोल वचन थे, जो इन्होंने संविधान बना, जो इन्होंने नारे थे, उनके आधार पर हम सभी को चलना चाहिए। बाकी जयंती मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि जो समाज के लोग हैं कम से कम उनके बारे में जान सके। महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पहले उनको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे। हम उसी दिन सफल हो जाएंगे जब अपना पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। एक एक करके बाबा साहब को सब सुमन अर्पित करेंगे। जिन्होंने नहीं किया पुष्पांजलि अर्पित कर दे। आ जाए वो माता बहन सभी निरंजन है, जिन्होंने चाय पी ली वो भी आ जाए। सामने देखो, कैमरे लगाए, किसने लगाए? तेरह से कम भी आपको प्रसादी वितरण की जाएगी। जय 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 वीर, जय 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 वीर।
जय भीम, जय भीम। इतिहास का भारत के अरे देखो सामने सामने देखो सामने सारे एक मिनट जाओ थोड़ा साइड में जाओ साइड में फोटो जाओ फोटो में जाओ ओए अरे यार जय भीम। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। जय भीम। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। दुश्मन की छाती बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने हक की लड़ाई नहीं किसे बेमान, मारा मसीहा बाबा साहब सदा सदा तेरी जबान। मोड़ जवान पे सब करे जब अपनी जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम तेरे ज्ञान के आगे टिक जाए साथ सेना जोड़ रहे के चाकू बंदूक माफिया। सभी साथी अपन यही रहेंगे, फोटो शब्द खिलवाना, लेकिन कृपया करके कुछ समय के लिए माता बहनों से निवेदन है कि अब मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यों का डांस होगा सभी का, तो जिनको डांस देखना है वो रुके, बाकी जा सकते हैं। जिसके भी प्रसादी नहीं आए हो कृपया करके एक बार ले ले और मंच को छोड़ दे। अरे मंच पर बैठ जाए। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना
कार्यक्रम समापन हो चुका है। माता बहने अपने जय भीम, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, जय भीम, जय भीम। अरे तस्वीर को भी तो दिखने दो भाई। जय भीम। आप सभी कार्यकर्ता सामने हाथ बढ़ाएंगे भाई। घर में न जाना भाई गौतम। ये गुब्बारा पे पट्टी की होगी। हाँ गुब्बारा की होगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब जब बाप पड़े सबका इतिहास पलट रख डालेगी। जब भीम की सेना
पूछे मैं आशिक हूँ संविधान का, मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू कांसी राम का, मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू कांसी राम।